डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन किस प्रकार होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशन की बात की थी कि आर्टिकल 63 में जो है इसका मेंशन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में। इसके बाद हमने बात की थी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वही सारी क्वालिफिकेशन होती है जो प्रेसिडेंट की होती है, यानी ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ही शुड बी होल्ड ऑल द सच क्वालिफिकेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ प्रेसिडेंट में जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि बनने की योग्यता हो, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इसको रिमूवल कैसे किया जाता है। तो हमने बात की थी प्रेसिडेंट को रिमूवल किया जाता है, उसके लिए जो है इम्पीचमेंट मोशन लेके आया जाता है। यहाँ पर इस मोशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है राज्यसभा पहले जो है इसका प्रस्ताव लेकर के आएगी और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात उपराष्ट्रपति की जो है शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, उसको हम बिंदुओं के आधार पॉइंट के आधार पर देखें तो पहला पॉइंट होगा आपका एक्स ऑफिशियो सुप्रीडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, हमने पहले ही बात की थी कि राज्यसभा का जो है चेयरमैन जो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो हमेशा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ही होगा। इसका मतलब था जो है राज्यसभा कभी भी अपने अध्यक्ष को चुनती नहीं है। ठीक है, अपने चेयरमैन को कभी चुनती नहीं है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पद से। पदेन अध्यक्ष का मतलब हो गया पद से, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब उसी का जो है चेयरमैन होगा अपने आप ही, यानी राज्यसभा अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती है, बल्कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो इसका पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट वाइस प्रेसिडेंट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो एक नंबर का प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो हम कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए कि हु इलेक्टेड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी आपको पता होना चाहिए कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो किस तरह इलेक्ट होता है उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, तो राज्यसभा कभी भी अपने अध्यक्ष को चुनती नहीं है, ध्यान रखना। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को चुनती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को चुनती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती। हाँ, अपने वाइस जो है अपने डिप्टी जो चेयरमैन होता है उसको जरूर चुनती है, उपाध्यक्ष को चुनती है, लेकिन अपने चेयरमैन को कभी नहीं चुनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एज ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसका अध्यक्ष होता है। ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि आपने पता है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है वो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका अध्यक्ष होता है। जिसका मतलब क्या हो गया कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो पद से ही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम, कह सकते हैं कि देयरफॉर ही हैज नॉट राइट टू वोट, बट इफ द वोट इन फेवर एंड अगेंस्ट इफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर इक्वल, देन ही हैज़ टू राइट टू कास्ट डिक्स।
अब एक बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसका अध्यक्ष होता है, तो आप कहोगे प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, और वह उसका सदस्य भी नहीं होता फिर भी उसका चेयरमैन होता है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि ही इज नॉट कास्ट वोट, ही इज नॉट कास्ट द वोट, वो कभी भी वोट नहीं देता है क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब अगर इक्वल वोट आ जाए, अगर राज्यसभा में किसी भी मत पर जो है इक्वल वोट आ जाए, बराबर बराबर मत आ जाए, ठीक है, तो ही कास्ट द फाइनली वोट, वो अंतिम जो वोट है वो कौन देता है, वो उपराष्ट्रपति दे सकता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका मतलब वो जब भी राज्यसभा में किसी बिल पर या किसी मैटर पर वोटिंग होती है तो वो वोट नहीं करता। वो वोट कब करेगा, वो वोट तब करेगा जब दोनों को सदस्य जो है इक्वल वो वोट आ जाए किसी बिल को लेकर के या किसी मैटर को लेकर के। अगर दोनों में राज्यसभा के सदस्यों में आधे आधे वोट मत आ जाए, इसका मतलब फाइनली जो वोट है वो देगा कौन, राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो सामान्यतः वो जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उसमें वो कभी वोट नहीं देता है। लेकिन जब राज्यसभा में इक्वल वोट आ जाए तब वो वोट देता है, ठीक है। तो वोट इज फेवर एंड अगेंस्ट इफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर इक्वल, जब किसी मैटर पर इक्वल वोट हो जाए तब ही कास्ट द वोट, देन ही हैज़ टू राइट टू कास्ट द डिस्कसिव वोट। डिस्कसिव वोट का मतलब क्या हो गया कि वह अंतिम निर्णायक वोट देता है, ठीक है। जब इक्वल हो जाए तभी वोट देता है, बाकी वो वोट नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना है आपको कि ये राज्यसभा का सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य होता है, कौन सा, राज्यसभा के सदस्यों की जो है अध्यक्षता करना, ठीक है। बाकी राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। जब प्रेसिडेंट अपने पद पर रहता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो या प्रेसिडेंट जो है ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए डिप्टी जो है हम कह सकते हैं उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका कार्य संभालता है। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक वाइस प्रेसिडेंट का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। उसका मेन काम यही है कि वो राज्यसभा की जब बैठकें होती है तब उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन हो गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सेकंड जो फंक्शन है, दो फंक्शन में क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ president, he acquired his office. He acquired his office. जैसे कि मैंने बताया था कि जब वैसे तो कोई काम नहीं होता है उसका, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो, रिजाइन दे दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्य करेगा एज ए प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग उस समय कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट एक्वायर्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन 4 केस। अब इसमें बात करेंगे कि 4 स्थितियों में जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जब राज्यसभा का जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 4 कंडीशन में जो है वो राष्ट्रपति के सारे जो कार्य हैं उन कार्यों को कर सकता है। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी होती है, इन कंडीशन को याद रखना है आपको कि विच कंडीशन ही यूज द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 4 केस जो हैं, 4 केस कह दो, 4 कंडीशंस कह दो या 4 केस कह दो, ही यूज द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 4 कंडीशन कौन सी, व्हेन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट,
in case of death of president, in case of death of the president, डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि जब राष्ट्रपति का पद खाली यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने पर, रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र, व्हेन द इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन यानी राष्ट्रपति जब अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम। एक तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से रेजिग्नेशन दे दे, क्योंकि नया राष्ट्रपति चुनना हाथों हाथ चुनाव संभव नहीं है, तो तब तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र के समय। ठीक है, थर्ड, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द, अब रिमूवल कैसे होगा प्रेसिडेंट आपको पता ही है, कौन सी स्थिति में, इम्पीचमेंट से। ठीक है, इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, थ्रू इम्पीचमेंट। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा हो या राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जाता हो, यहाँ पर तो वो खुद त्यागपत्र देगा, और यहाँ पर जब उसे महाभियोग से हटाया गया हो, ठीक है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या होगी, ड्यू टू द प्रेसिडेंट बीइंग इनकेपेबल, प्रेसिडेंट बीइंग इनकेपेबल of fulfill his responsibility, यानी जब राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो, इनकेपेबल हो। अब कब होगा, जब वो इल होगा, सच यानी इलनेस के टाइम, या फॉरेन विजिट के कारण, ठीक है। तो चौथी कंडीशन क्या होगी, जब राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो, इनकेपेबल हो, यानी अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो। अब वो अपनी जिम्मेदारी कैसे असमर्थ कब होगा, जब वो बीमार होगा। भाई किसी बीमारी से पीड़ित हो तो उससे घर रहना पड़ेगा। तो इलनेस की कंडीशन में, या राष्ट्रपति जब बाहर गया हो, फॉरेन विजिट पे हो, 5 दिन 10 दिन 2 दिन, तब ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं, ये वो कंडीशन है या वो कैसेज हैं जिस कैसेज में राष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। वो प्रेसिडेंट नहीं बनता, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब तक वो उसके पद को संभालता है। तो ये 4 कंडीशन कौन सी है, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे खुद ही। ठीक है, तीसरी कंडीशन, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग से उसे हटा दिया गया हो, तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और चौथी कंडीशन, ड्यू टू प्रेसिडेंट बीइंग इनकेपेबल ऑफ फुलफिल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो। कौन, तो असमर्थ कब होगा, जब इलनेस बीमारी की वजह से, या फॉरेन विजिट की जगह विदेशी यात्रा के समय। ठीक है,
तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो है टॉपिक पूरा हो गया। इनमें से अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को लिखें, उसमें बताएं, ठीक है। तो अब हमने अब तक पढ़ लिया था हमने कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में किस किस को शामिल किया जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 2 पढ़ लिया। उसके बाद नीचे उससे अगला कौन आता है, उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नया हेडिंग है प्राइम मिनिस्टर। जिसे हम हमारी भाषा में प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। तो आपने बात की थी कि जैसे हमने पता था कि देखिए आर्टिकल का 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अगर पूछे कि प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल कहाँ से है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक है प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 63 है। अब अगर आपसे पूछे जाए पीएम से संबंधित कौन सा है, तो आपको ये कि याद रखना है पीएम से संबंधित आर्टिकल है 74, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आर्टिकल आपको ऐसे एक आध का आर्टिकल, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं आर्टिकल के, लेकिन फिर भी आपको आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी कि हमारे यहाँ जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए वहाँ दो तरह के कार्यपालक होते हैं। 2 तरह के कार्यपालक कौन से, एक तो केवल जो है फॉर्मल होते हैं जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, और एक रियल होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड में भी हमने बात की थी, वहाँ का राजा या रानी जो है वो वहाँ का फॉर्मल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। लेकिन जो रियल हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है या रियल हेड है, वो कौन होता है, वहाँ पर भी पीएम होता है, इंडिया में भी पीएम होता है। यानी इंग्लैंड का भी प्रधानमंत्री वो सारे काम करता है। और भारत में भी राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालक प्रधान कहते हैं, नाम मात्र का प्रधान कह दो या संवैधानिक प्रमुख कह दो, ठीक है। जबकि वास्तव में रियल जो पीएम होता है, रियल जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, वो इंडिया में भी कौन होता है, पीएम, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन कर रखा है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 74। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 74। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का वर्णन मेंशन कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 74, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट की, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। देखिए यार अपॉइंटमेंट शब्द क्यों आया यहाँ आपको, बाकी आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन आया, इलेक्शन शब्द आया कि उनका चुनाव कैसे होता है, यहाँ अपॉइंटमेंट आया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट कभी भी इलेक्टेड नहीं होता है, प्रेसिडेंट को जनता नहीं, ना तो जनता चुनती है, ठीक है, बल्कि वो क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अपॉइंट किया जाना मतलब नियुक्त किया जाना। तो प्रेसिडेंट हमेशा क्या होता है, अपॉइंट होता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंट होता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमने बात की थी ना भाई आर्टिकल 52 में 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अपने कार्यों की सहायता के लिए, ठीक है, और या सलाह के लिए उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। याद कीजिए आर्टिकल 53 में और 54 में हमने पढ़ा था और 52 में पढ़ा था, ये तीनों आर्टिकल इससे संबंधित हैं। तो उससे में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा और उसको कार्यों की सहायता और सलाह देने के लिए होगी एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, अपनी जो है सबॉर्डिनेट की हेल्प से वो एडवाइस से वो कार्य करें। तो पीएम याद रखना है, हु अपॉइंट द पीएम, तो आपको याद रखना है कि पीएम जो है देश का जो प्रेसिडेंट है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है।
अब क्या बात आ रही है, हर किसी व्यक्ति को बना देगा? नहीं। तो हमने बात की थी कि जो लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सदन है, द हाउस ऑफ पीपुल है, तो लोकसभा में जो मेजोरिटी जो पार्टी है उसका जो हेड होता है उसको पीएम के रूप में अपॉइंट करता है। याद रह जाएगा कि प्रेसिडेंट किसको बनाया, प्रेसिडेंट जो है किसको पीएम के रूप में अपॉइंट करता है? तो लोकसभा जो कि जनता का सदन है, जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जो मेजोरिटी होती है जिस पार्टी की, जैसे हमने बात की थी पूरी 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, उसमें से जो पार्टी 272 सीट्स लेके आए, मेजोरिटी के लिए 272 सीट्स, जैसे अभी 2019 में लेके आई थी बीजेपी 303 सीट्स लेके आई थी ना नरेंद्र मोदी के टाइम। 2014 के साथ 16वीं लोकसभा जो थी, 16 लोकसभा थी, उसमें बीजेपी अकेले लेके आई थी 282 सीट्स पूरे भारत में, ठीक है। तो इन सारे मेंबर्स ने अपना नेता किसको बनाया, अपना हेड किसको नियुक्त किया? नरेंद्र मोदी को किया। और उसी को प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया। तो बात समझ में आ गई कि हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आपसे पूछा जाए कि कौन नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द पीएम। प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को अपॉइंट करता है। अब कौन से व्यक्ति को अपॉइंट करेगा? कि हर किसी को ही बना देगा क्या? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक नियम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी। अब किसको करेगा? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये नियम होता है, ये रूल्स होता है कि प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा जो उस सदन का, लोकसभा में जो जनता का सदन होता है उसका जो लीडर होगा उसी को वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस बाउंड, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर ये बाध्यता है, राष्ट्रपति इस बात से बंधा हुआ है कि द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी यानी मेजोरिटी की जो पार्टी है उसी को वो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ पार्टी ऑफ द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, उसी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हो। तो बात समझ में आ गई। पूरे 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं पूरे देश में, ठीक है। पूरे देश को 543 सीट्स में बांट दिया जाता है और चुनावों के तुरंत बाद जब जिस पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त होगी उसी का नेता, उसी के लीडर को राष्ट्रपति जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा, ठीक है। Still, there can be certain circumstances in which the president can use his direct discretion in the appointment of the prime minister, ठीक है। अब किसी पार्टी को मेजोरिटी बहुमत नहीं मिला, जैसे मैंने बताया था कि 2014 में चुनाव हुए थे 16 लोकसभा के, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि उसका एक अलायंस भी था, गठबंधन भी था जिसका नाम था एनडीए। बीजेपी ने कई दलों के साथ मिलकर के एक अलायंस बनाया था। एक अलायंस मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। तो जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर के क्या करते हैं, अपना नीपू कर देते हैं, अपना अपॉइंट कर देते हैं। हाँ था चौथा का, हाँ ठीक। तो एनडीए को जो होता है, एनडीए ये अलायंस बनाया था, लेकिन बीजेपी को खुद को
फुल मेजोरिटी प्राप्त हो गई थी, ठीक है, तो फिर वो जो है आपके उसी अगर मेजोरिटी जिस पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त होगी उसी को जो है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं, हमने बात की थी कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो किसको अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट उसी को व्यक्ति को जो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल का नेता जो होगा उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के रूप में जो है प्रेसिडेंट किसको करेगा, किसके रूप में अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा आपको, उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो क्या करेगा, लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता हो। ठीक है, तो मैंने 16वीं लोकसभा का उदाहरण दिया था आपको। 16वीं लोकसभा में बीजेपी को बहुमत मिला था, फिर आपकी 17वीं लोकसभा जो अभी थी 2019 में था उसमें भी बीजेपी को बहुमत मिला था। तो लोकसभा में यानी राष्ट्रपति इस कार्य के लिए बंधा हुआ है, उसके लिए बाध्य है कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी पार्टी के नेता को जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम, पीएम को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ द पीएम। ठीक है, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है कि कार्य और शक्तियां क्या है। तो हमने बात की थी कि जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां दो प्रकार की कार्यपालिका प्रमुख होता है, एक रियल हेड होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। संवैधानिक प्रमुख सारी शक्तियाँ संविधान के द्वारा उसको सौंपी गई है, लेकिन उसका रियल हेड कौन है, वास्तव में उसका प्रयोग कौन करेगा, वास्तव में उसका प्रयोग करता है पीएम। क्यों, क्योंकि संविधान में ये साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में को करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद यानी अपने सबॉर्डिनेट यानी अपने अधीनस्थों की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। इसका मतलब सलाह और सहायता लेकर के ही वो कार्य कर सकता है, उसके बिना वो कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब वास्तव में जितनी भी शक्तियां प्रेसिडेंट की होती है उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन करेगा, पीएम, और उसकी जो मिनिस्ट्री होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, वो उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसलिए ऐसा होता है, इसलिए दो प्रकार की कार्यपालिका प्रमुख है। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका का सिस्टम है तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक ही अलग अलग पद नहीं होगा, वहाँ प्रेसिडेंट ही वो वास्तव में जो है रियल हेड ही वही होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी वही होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड में दोनों जगह कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, यानी यहाँ पर जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसीलिए कार्यपालिका जो है नाम मात्र का प्रमुख अलग होगा और वास्तविक हेड, वास्तविक प्रमुख अलग होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल क्लास में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जो है प्राइम मिनिस्टर की जो फंक्शन और पावर क्या होती है और वो किस प्रकार कार्य करता है, वो किस प्रकार देश का जो है रियल हेड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।